बच्चों, यह कंसेप्ट वीडियो एनर्जी बैंड्स थ्योरी पर आधारित है। बच्चों, अगर मैं एक आइसोलेटेड एटम की बात करूं, आइसोलेटेड मतलब किसी भी तरह के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से दूर, तो उस आइसोलेटेड एटम का हर एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी से एसोसिएटेड होता है, यानी उसकी एक पर्टिकुलर डिस्क्रीट एनर्जी होती है। और यह किस बात पे डिपेंड करता है कि वह किस ऑर्बिटल में है, यानी कि एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिफरेंट होगी और वो उनके ऑर्बिटल्स पर आधारित होगी। साथ ही साथ वह किस शेल में है इस बात पे भी ये डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोडियम एटम को देखें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है, उस आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये 3s ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है। तो हर एक ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है। तो अगर मैं पूछूं कि 1s में कितने दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे होंगे, साथ ही साथ 2s में अगेन दो इलेक्ट्रॉन एंड p ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी कुछ एक एनर्जी होगी, साथ ही साथ 3s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी भी एक डेफिनेट एनर्जी होगी। बट अगर मैं पूछूं कि अभी मैंने आइसोलेटेड एटम लिया था, अगर मैं एक सोडियम एटम के साथ उसके बगल में एक और सोडियम एटम रख दूं तो क्या होगा? सोचने वाली बात है बच्चों कि 3s ऑर्बिटल में जो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इस पर बगल वाले सोडियम एटम के कंपोनेंट्स का डेफिनेटली कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। देखते क्या होता है। So when two single or isolated atoms are brought close to each other, the electrons in the outermost orbit of one atom experience attractive force from the nearest or neighboring atomic nucleus। यानी कि जब भी आप दो सोडियम एटम्स को क्लोज लाते हैं तो पहले सोडियम एटम का जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में बैठा इलेक्ट्रॉन है उसको पड़ोस वाले सोडियम एटम के न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो बच्चों, अगर ऐसा होगा तो क्या एनर्जी लेवल आपके आउटर मोस्ट शेल में बैठे इलेक्ट्रॉन का वह सेम रहेगा? वह डेफिनेटली थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, थोड़ा सा उसमें वेरिएशन आएगा। ड्यू टू दिस फिनोमिना द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इन सेम लेवल। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जैसे ही वो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बगल वाले सोडियम एटम के न्यूक्लियस से, उसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी एनर्जी सेम लेवल पे नहीं रहेगी। The energy levels of electron are changed to a value which is higher or lower than the original energy level of electron। यानी कि जो आउटरमोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन है, ना सिर्फ उसके एनर्जी लेवल पर बगल वाले एडजेसेंट सोडियम एटम का असर पड़ेगा, बल्कि सारे ही इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थोड़ी थोड़ी अमाउंट में इन्फ्लुएंस होगी। अब एनर्जी में जो वेरिएशन आएगा या तो वो अपवर्ड आएगा या वो डाउनवर्ड आएगा। तो जो हम कहते थे कि एक पर्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की एक पर्टिकुलर शेल में, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, वो वहाँ पे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ना हो के एक बैंड या बोले एक रेंज ऑफ एनर्जी लेवल होगा जिसके बीच इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। एंड दैट range will be decided like upper limit will be a little higher from the original discrete level and the lower level will be a little lower than the original energy level। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो हमारे 1s पे इलेक्ट्रॉन्स थे वो 1s स्टार पर भी जा सकते हैं, जो 2s वाले थे वो 2s स्टार पर भी जा सकते हैं। तो एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट मिल गई एनर्जी की बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एडजेसेंट एटम्स। यानी कि हम आइसोलेटेड में जो थ्योरी पढ़ी थी हमने वो तो चलेगी, लेकिन जैसे ही रियलिटी में तो एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, तो एक एटम के नियर बाय जितने भी एटम होंगे वो डेफिनेटली एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को अफेक्ट करेंगे। सो इट इज़ मोर प्रैक्टिकल टू से दैट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव लाइक अ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, इंस्टेड इसके बजाय वो एक एनर्जी लेवल पे पाए जाते हैं, एक रेंज ऑफ एनर्जी लेवल उनकी हो सकती है, वो
डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज विद इन दैट रेंज ऑफ एनर्जीज वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं. सो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विथ कंटिन्यूस एनर्जी वेरिएशन फॉर्म्स एनर्जी बैंड्स. बैंड्स एक तरह के रेंज को रिप्रेजेंट करता है. सोडियम सॉलिड की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे हमने 1s एनर्जी बैंड्स बना दिए हैं. यहाँ पे 1s के करस्पॉन्डिंग 2s 2p 3s 3p हर एक ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग हमने एनर्जी बैंड्स बना दिए, जिसकी एक रेंज होगी कि ये विद इन दीज वैल्यूज इलेक्ट्रॉन कैन हैव एनी एनर्जी वैल्यूज. पहले जब हम आइसोलेटेड एटम की बात कर रहे थे तब हम रेंज ऑफ एनर्जी या बैंड ऑफ एनर्जी की बात नहीं कर रहे थे, हम एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल की बात कर रहे थे. बट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट एटम थिंग्स हैव चेंज्ड. नाउ इलेक्ट्रॉन्स हैव अ रेंज ऑफ एनर्जी, अ बैंड ऑफ एनर्जी, जिससे वो कोई भी वैल्यू ऑक्यूपाई कर सकते हैं. और बच्चों ये हम बैंड ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं बार बार, इसकी रेंज क्या होगी, किस तरह से एनर्जी का वेरिएशन होगा इलेक्ट्रॉन में, ये एक सिंपल सा फैक्टर बताऊं अगर कि कितने एटम से एक एटम घिरा हुआ है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. तब ज्योमेट्री की बात हो ही गई है, तो एनर्जी बैंड विच इंक्लूड्स द एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड. यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, वो जो एनर्जी रेंज के बीच पाए जाते हैं, उस एनर्जी रेंज को, उस एनर्जी लेवल के रेंज को हम वैलेंस एनर्जी बैंड या वैलेंस बैंड कहते हैं. हमारे केस में हमने शुरू से ही सोडियम एटम ले रखा है. हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3s ऑर्बिटल में था. 3s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, तो ये हमारा वैलेंस बैंड हो जाएगा. जो नेक्स्ट हाईएस्ट बैंड फ्रॉम वैलेंस बैंड होता है वो एम्प्टी या पार्शियली फिल्ड हो सकता है. दैट इज नोन एज कंडक्शन बैंड. हमारे केस में कंडक्शन बैंड है 3p ऑर्बिटल वाला, क्योंकि ये हमारा पार्शियली फिल्ड है. अब बच्चों सीधी सिंपल सी बात मैं आपको याद दिलाऊं, कंडक्शन बैंड मतलब इसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स तो वो होते हैं बच्चों जो लूजली बाउंड होते हैं आपके एटॉमिक न्यूक्लियस से, विच कैन बी इजीली नॉक्ड आउट. तो यहाँ से आप एक एनालॉजी फिक्स कर सकते हैं. यहाँ से चीज़ें ऑब्वियस नज़र आ रही हैं कि वैलेंस बैंड के ऊपर जो बैंड होगा, इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी से नॉकआउट करके आगे चला जाएगा तो वो कंडक्शन बैंड में ही जाएगा.